हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस DBSK इंटर कॉलेज में आपको जो है कक्षा 11 का कुछ वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो आपको पढ़ना है और बिल्कुल बच्चों को ध्यान देना है। ठीक है, तो बच्चों आपको सबसे पहले तो हमें कक्षा 11 के जो है हम आपको अगली वीडियो में बताए थे। आप यहाँ पे दूसरा अध्याय सजीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। उसमें हमने आपको पहली टॉपिक तो पढ़ा ही दिया था सजीव, दूसरी टॉपिक हमारी जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ाया गया था। इसमें आपको टोटल 5 जगत के नाम बताए गए थे। कितने जगत के? 5 जगत। पहला आपका क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, और तीसरा क्या था? फंजाई, चौथा प्लांटी, और पांचवा एनिमलिया अर्थात जंतु था। तो बच्चों हम इनके बारे में सामान्य जानकारी ले चुके थे। इनकी विशेषता क्या है सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे विशेष तौर पे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एक बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप इसकी जगत को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जगत हमारा क्या है? मोनेरा है। तो सबसे पहले बच्चों हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनेरा का वर्गीकरण पढ़ते हैं और खासकर चलते हम देखते हैं कक्षा 11 के लिए है। कक्षा 11 जीव विज्ञान। ठीक है, तो ये चीज़ है बच्चों, आपको एकदम ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर में बताएंगे। ओके, तो चलिए देखिए। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, ये देखना है। तो बच्चों में मोनेरा जगत का वर्गीकरण पढ़ना है। तो मोनेरा जगत के वर्गीकरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया है, प्रथम प्रभाग और द्वितीय प्रभाग। तो प्रथम प्रभाग में जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? प्रथम प्रभाग में होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो प्रभाग होता है आर्की बैक्टीरिया, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, केवल एक ही प्रजाति के होते हैं और वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ बताया गया है, कहा गया है कि मोनेरा जगत का वर्गीकरण, मोनेरा जगत का वर्गीकरण तो मोनेरा जगत को कहा गया है कि मोनेरा जगत को निम्न रूप से 2 प्रभागों में बांटा गया है। दो प्रभागों में बांटा गया है। अब देखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं मोनेरा। ठीक है, या फिर इसको हम लिख लेते हैं 2 जगत में बांटा गया है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कौन प्रभाग किसमें जो है होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं मोनेरा जगत, ऐसे करके मोनेरा जगत। पहला हमारा प्रथम प्रभाग, दूसरा जो हमारा द्वितीय प्रभाग। तो पहले प्रभाग में हम देखेंगे कौन कौन बैक्टीरिया। प्रथम प्रभाग को यू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। प्रथम प्रभाग को यू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हमारा द्वितीय प्रभाग जो है उसे हम आर्की बैक्टीरिया या अद्य बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। आर्की बैक्टीरिया। के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें ये ध्यान देना है खासकर। और अब इसमें देखना है कि प्राथमिक में जो है कितने जीव इसमें बैक्टीरिया आते हैं। तो हमें ये देखना, पहला हमारा जो होता है वो होता है वास्तविक जीवाणु अथवा जीवाणु आप कह सकते हैं। सीधा सीधा आप कहेंगे वास्तविक, या फिर कह सकते हैं वास्तविक जीवाणु ही कह लीजिए, वास्तविक जीवाणु। ठीक है,
और इसी में आता है दूसरा नाम जो हो वो था साइनोबैक्टीरिया अथवा नीले हरी शैवाल। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या नीले हरित शैवाल, ये कोशिकीय प्राणी सब हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और तीसरा पार्ट इसका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तीसरा पार्ट इसका है। तो टोटल हमारे बैक्टीरिया को दो प्रभागों में बांटा गया है। पहला हमारा यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया, जो हम अद्य बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़ इसमें कहा गया बच्चों कि प्राथम भाग में मतलब यू बैक्टीरिया के अंतर्गत वास्तविक जीवाणु और दूसरे तो हमारे क्या होते हैं साइनोबैक्टीरिया, या उसको हम क्या कर सकते हैं नीले हरित शैवाल के नाम से जानते हैं, जो एक कोश की प्राणी है और ये केंद्रक विहीन होते हैं। ठीक, फिर चलेंगे आगे। और माइकोप्लाज्मा, देखिए जीवाणु की सबसे छोटी प्रजाति जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, तो ये भी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। और अगला द्वितीय भाग आर्की बैक्टीरिया या अद्य बैक्टीरिया, ये जो होते हैं ये अलग होते हैं, इनकी कोई प्रजाति नहीं होती है। ठीक है, ये अपने आप में सक्षम होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज के लिए अब हमें चल के पढ़ना है बैक्टीरिया, एक एक करके हम लोग जो है डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जीवाणु, वास्तविक जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ कहा गया कि सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। कहा गया है किसके बारे में पढ़ना है, जीवाणु के बारे में। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। कहा गया है कि सभी जीवाणु बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। या कैसे हैं? सभी जीवाणु किसके अंतर्गत, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ये तो पहली पॉइंट इसकी है। ठीक, आते हैं। और दूसरी चीज़ ये बताया गया है कि सबसे पहले सन 1683 में, सबसे पहले सन 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम था ल्यूवेनहाक, तो ल्यूवेनहाक वैज्ञानिक ने 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कहेंगे कि सबसे पहले सन 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहाक, किसने, ल्यूवेनहाक ने, ठीक है, ल्यूवेनहाक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है ना। और कहाँ देखा था इसको, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल, लार एवं दांत से खुरचे मैल को देखा। किसमें देखा, कहा ल्यूवेनहाक ने, किसमें देखा, जल, लार, दांत से खुरचे मैल में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ठीक बच्चों, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने क्या देखा, मैल में, खुरचे हुए दांत के मैल में देखा, दांत से खुरचे मैल में और जल में और लार में, इतने चीज़ों में ये हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहाक ने 1683 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने इसको क्या किया था, देखा था। और इसके बाद उन्होंने बताया, कहा गया कि ये जीवाणु होते थे और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार के क्या है, जीवाणु हैं, जिनके बारे में उन्होंने अच्छे से बताया। दूसरी चीज़ बच्चों ये था कि लीनियस ने इन्हें वंश में रखा। लीनियस ने इन्हें किस में रखा, वंश में, वर्म के नाम से रखा। किस नाम से, वर्म्स के नाम से रखा। ठीक है ना।
तो आप जान सकते हैं कि लिनियस ने इन्हें लीनियस कह सकते हैं, लिनियस ने इन्हें जीनस ठीक है ना, जीनस वर्म्स में रखा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बताया गया है और कुछ कहा नहीं गया है। और ये कहा गया है कि सूक्ष्म जीवों के संबंध में अधिकांश खोज सन 1885 में सन 1914 के बीच में हुई थी। ठीक है, ज़्यादा कुछ जानकारी इसमें नहीं देना है, सीधा सीधा इतना देखना है। ठीक है बच्चों, और चलिए इसके बारे में और कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो बच्चों हमें इसके बारे में आगे चल के पढ़ना है और पढ़ना है बच्चों, जीवाणुओं के सामान्य लक्षण देख लेना है। लक्षण यहाँ लिख लेते हैं, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, सबसे पहले कि जीवाणु सबसे सरल और अति सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। ठीक है, सबसे सरल कहते हैं कि जीवाणु सबसे सरल ठीक है, सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी या फिर क्या लिख सकते हैं, जीव हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान देना है, कहा यह गया है कि जीवाणु सबसे सरल सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव हैं। ये तो आप जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चीज ये कहा गया कि विश्वजनित अर्थात सर्वव्यापी जीव हैं। ठीक है, जो जल थल हर जगह ये रहते हैं। कहा गया कि ये विश्वजनित अथवा कैसे हैं, अथवा सर्वव्यापी जीव हैं जो जल थल नभ कह सकते हैं, जल थल हर जगह, वायु जीवित प्राणी सभी में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, ध्यान देना, सब में क्या होते हैं, पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, और तो आपको ध्यान देना है कि ये बर्फ व गर्म जल के झरनों में 80 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी पाए जाते हैं। यही कहा गया है कि ये बर्फ तथा झरनों के जल में 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी पाए जाते हैं। अब आप जान लीजिए, 80 डिग्री सेल्सियस का मतलब जल क्या होगा, गर्म होगा, उसमें भी ये जीवाणु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब इतना आप समझ लीजिए। ठीक है ना, तो इस तरीके के जीवाणु होते हैं जो इस पृथ्वी पे निवास करते हैं, जल थल और जीवित प्राणियों के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। समझ गए। अगली चीज इसमें यह बताया गया है कि इनकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो होती है कोशिका भित्ति क्या होती है, पाई जाती है। कोशिका इंपॉर्टेंट है, कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, सेल वॉल। क्या कह सकते हैं, सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है ना, पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप ध्यान देंगे। अगली चीज़ बच्चों में ध्यान देना इसके अंतर्गत कि ये सुविकसित लवक माइटोकॉन्ड्रिया गल्जी का से सम्मिश्र अंतःप्रद्रव्य की जालिका कोशिकांग नहीं पाए जाते इनके अंदर। क्या क्या चीज़ नहीं पाए जाते हैं ये देखना है। ये तो सुविकसित लवक, इनमें सुविकसित लवक आप जानते ही हैं। ठीक है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या हो सकता है, गाल्जिकाय अंतःप्रद्रव्य जालिका, समझ लेंगे आप, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इतने चीज जो होते हैं कोशिकांग में नहीं पाए जाते हैं। प्रद्रव्य जालिका कोशिकांग में नहीं पाए जाते हैं, जान लीजिए, क्योंकि इनके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। ऊर्जा मतलब एटीपी का जो अवस्था होती है इनके अंतर्गत नहीं पाई जाती है। ठीक
ठीक है, तो ये आप गौर करेंगे और ध्यान देंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल अच्छा भी है। चलिए बच्चों, अगली पॉइंट हम आपको बताते हैं। ये तो इतनी पॉइंट है इसकी, ठीक है। तो सामान्य जानकारी आपको ले रही है, ज़्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है, ठीक है बच्चों। और ये इनके बारे में कुछ का लक्षण और 2-4 लक्षण और देख लीजिए। पहली बात ये जो होते हैं कि जीवाणु कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं होती है इनके अंतर्गत, समझ गए। इनके अंतर्गत जो है केंद्रक कला नहीं होती है, ठीक है ना। अगर इनके अंदर केंद्रक होता तो ये पूर्व केंद्रीय या केंद्रक विहीन नहीं कहलाते, समझ गए। तो यही कहा गया है कि इनके अंतर्गत इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अतः इसे केंद्रक विहीन पूर्व केंद्रीय कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान देंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यही चीज़ था बच्चों, और इसमें आपको जो इस तरीके से जानना है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ आपको जानना है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे स्वपोषी होते हैं और बहुत होते हैं परपोषी होते हैं, मतलब दोनों अवस्थाओं में वो जो है चलते हैं। कुछ जीव जो होते हैं परजीवी होते हैं, इस रूप में चलते रहते हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं जो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसे स्वपोषी कहते हैं, ठीक है ना। तो यही कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणुओं में हरित लवक जैसे रचना नहीं होती, बल्कि एक लमैली रचना वाले अनेक थैलेकाइड्स जीवद्रव्य में बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है और इसमें कोई विशेष तो चीज़ नहीं है बस। और फिर आगे चलते हैं हम इसके लिए बच्चों, और इसमें ध्यान देना है। चलिए आगे हम चलते हैं। हाँ, एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कहा गया है कि जीवाणु में लैंगिक जनन अस्पष्ट युग्मकों के संलयन द्वारा नहीं होता है, बल्कि इनमें किसके द्वारा होता है? आनुवांशिक पुनर्संयोजन विधि के द्वारा इनमें यह स्थिति पाई जाती है, समझ गए ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे हम चल के पढ़ते हैं वासस्थान। तो वासस्थान का मतलब कहाँ निवास करते हैं, अभी भी हमने बता दिया था कि ये कीचड़ उचड़ में ही पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, और परजीवी के रूप में मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, समुद्र में हर जगह पाए जाते हैं। अर्थात इनका जो तापमान होता है कितने तापमान पर रह सकते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ये जीवित रह सकते हैं, इनको कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ सड़े गले स्थान हो, मृदा रूपी जो है इस तरीके से मिट्टी हो, सड़े गले पदार्थ हो, उसमें ये क्या करते हैं? निवास करते हैं। समुद्र में भी रहते हैं, हर जगह ये विश्वव्यापी हैं, कहीं भी रह सकते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता है, ठीक है ना। और चीज़ बताया गया है कि जीवाणुओं का आकार कितना होता है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं ये अति सूक्ष्म जीवाणु है, ये मतलब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इसे हम देख सकते हैं, ठीक है। और अगली चीज़ है कि जीवाणुओं को जो है हम किसके द्वारा माप सकते हैं? तो इसको हम माइक्रो में मापते हैं। किस में मापते हैं? माइक्रो में। और 1 माइक्रो बराबर आप जानते हैं होता है 10 की पावर -6, ठीक है, मीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है कितना होता है, तो 10 की पावर -6 मीटर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवाणुओं का आकार आप देख लीजिए, तो इसकी कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। इनकी आकार आप देख लीजिए, इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोन होती है। लंबाई देख लीजिए क्या है, 2 से 5 माइक्रोन होता है, ठीक है ना। ये अर्थात इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर -6 से 2 × 10 की पावर 5 × 10 की पावर -6 तक, ठीक है ना, यहाँ तक होता है। अगली चीज़ आपको ये देखना है कि इनकी जो चौड़ाई होती है, कुछ जीवाणुओं की लंबाई, अधिकतर जीवाणुओं की लंबाई आप देख लीजिए कितनी होती है। अधिकतर मतलब बड़े बड़े जो जीवाणु होते हैं उनकी लंबाई 60 माइक्रोन तक होती है। कितने तक? 60 माइक्रोन तक होती है। लंबे भी होते हैं, ठीक है। तो ये स्थितियाँ बनी रहती है। अगली चीज़ है कि सबसे छोटा यदि देखा जाए तो सबसे छोटा जो होते हैं 1 माइक्रोन, सबसे छोटा 1 माइक्रोन, केवल इतने जो है
होते हैं, समझ गए। फिर इसके बाद बताया गया है कि सबसे छोटा कम लंबाई का जीवाणु डाइलिस्टर निमोनिसिस्ट, जिसको जो है मतलब इसकी लंबाई सबसे छोटी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है इसमें बताया जाता है। तो बच्चों आप गौर से ध्यान से इस चीज़ को पढ़ेंगे। और अगली चीज़ आपको देखना है इनकी आकृतियाँ किस तरह होती है, कैसे होते हैं, तो इसके बारे में हम आपको कल बताते हैं डिटेल से बच्चों। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।